हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक लॉस और क्वालिटी फैक्टर। ये जो तीन टॉपिक है वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इस तीनों टॉपिक को हम एक एक कर आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और तीनों ही टॉपिक्स को काफ़ी कंसेप्चुअली हम लोग समझेंगे कि ये तीनों जो कंसेप्ट है वो क्या क्या है और ये किस प्रकार से एक इंडक्टर से रिलेटेड है। तो ये तीनों टॉपिक इंडक्टर से रिलेटेड हैं। इंडक्टर के सब टॉपिक्स हैं, इंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन तीनों ही टर्म को आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वालिटी फैक्टर एक इंडक्टर का क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि एक इंडक्टर, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये इंडक्टर क्या होता है। एक सिंपल सी एक वायर को अगर हम टर्न प्रोवाइड कर दें और उनके बीच में कोई मीडियम इंसर्ट कर दें, एक इंसुलेटिंग मटेरियल को इंसर्ट करते हैं, तो वो एक इंडक्टर की तरह काम करता है और ये अपने अंदर जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर कर सकता है। और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये इंडक्टर होता है। तो इंडक्टर जिस तरह से रेजिस्टेंस को सर्किट में यूज़ किया जाता है, उसी तरह से इंडक्टर और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, ये तीन तरह के पैसिव एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। तो इंडक्टर भी एक पैसिव एलिमेंट है जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है क्वालिटी फैक्टर, कि इसका एक इंडक्टर का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली कि एक मेटेलिक वायर को जब हम इस तरह से टर्न की फॉर्म में उसको कर दें तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस, एक तरह से एनर्जी जो है उसके अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो जो क्वालिटी फैक्टर टर्म है वो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों से एसोसिएटेड होता है। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दो हमारे पास सर्किट हैं। एक सर्किट है जिसके अंदर एक LR यानी इंडक्टर और एक रेजिस्टेंस, ये दो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, और एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों जुड़े हुए हैं। दोनों को हमने एक AC सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा है और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो VM है। ये दो सर्किट है, दोनों ही सर्किट को हम लेके चलेंगे कि दोनों के अंदर, ये कैपेसिटिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, दोनों के अंदर क्वालिटी फैक्टर क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि व्हाट इज़ क्वालिटी फैक्टर। तो इंडक्टर, हमें पता है कि एक इंडक्टर जो है वो एक कंडक्टर से मिलके बना होता है, मेटेलिक वायर होती है उससे मिलके बना हुआ होता है। तो इंडक्टर जो होता है वो प्योरली इंडक्टिव नहीं होता है, उसके अंदर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस भी होता है। तो किसी इंडक्टर के अंदर कितना रेजिस्टेंस है उसको उसका क्वालिटी फैक्टर से डिफाइन किया जाता है। तो एक इंडक्टर की क्वालिटी फैक्टर उसका ज़्यादा कब होगा, जब उसके अंदर कम से कम रेजिस्टेंस होगा, और ये जो रेजिस्टेंस उसके अंदर होता है यही उसके अंदर लॉसेस का कारण बनता है। ठीक है। तो एवरी इंडक्टर पसेस ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन एडिशन टू इस इंडक्टेंस। द लोअर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस द बेटर द क्वालिटी ऑफ कॉइल। तो उस कॉइल को बेटर कब बताओगे, जब उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा। तो द क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर ऑफ एन इंडक्टर एट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल टू द रेजिस्टेंस। तो क्वालिटी फैक्टर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है रिएक्टेंस, यानी इंडक्टर की फॉर्म में रिएक्टेंस को एक्सएल से डिफाइन करते हैं, डिवाइडेड बाय इट्स रेजिस्टेंस, कि उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है। तो ये इसका फार्मूला होता है हमारे इंडक्टर का, इंडक्टर के क्वालिटी फैक्टर का। सो जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये होता है Q इजिकल टू XL बाई R, और XL जो होता है, XL जो है रिएक्टेंस होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिएक्टेंस होता है इंडक्टर का, उसको लिखते हैं हम ओमेगा L। L इज़ द इंडक्टर और ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल। अभी जो सर्किट देखा था वही चीज़ लिखे, L इज द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इन हेनरी, और R इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दिस R, एंड Q इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि ये जो होता है ये भी रिएक्टेंस होता है, ये भी रेजिस्टेंस होता है, दोनों कट जाते हैं, तो कोई डायमेंशन Q का कुछ आता नहीं। एक फैक्टर आता है कि इसकी क्वालिटी, जो इसका क्वालिटी फैक्टर है इंडक्टर का, वो इतना है। ये डायमेंशनल, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब क्वालिटी फैक्टर को और अगर फर्दर हम डेरिवेशन इसका देखें कि क्वालिटी फैक्टर का ये जो फार्मूला अभी आया था XL बाई R यानी ओमेगा L बाई R, ये कैसे आता है, इसको कंसेप्चुअली अगर पढ़ें तो क्वालिटी फैक्टर की जो डेफिनेशन है वो होती है Q इजिकल टू 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल और एनर्जी डिसिपिएटेड पर साइकिल। ये साइकिल कहाँ से आ गई,
देखो साइकिल ये ऐसे आए कि जो भी मैंने एसी सिग्नल अप्लाई किया वो साइनसोइडल या जिस भी फॉर्म का है, इसके अंदर साइकिल्स होती हैं इस तरह से। तो जो क्वालिटी फैक्टर है वो निकालने के लिए जो फार्मूला होता है 2 पाई कि एक साइकिल में मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर इंडक्टर के अंदर होती है, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होती है ना, डिवाइडेड बाय कितनी एनर्जी वो डिसिपिएट करता है। तो उसके रेशियो को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई। तो अगर हम इसको प्रूव करें तो उसके लिए हम देखें, अगर कोई इंडक्टर है उसका इंडक्टेंस एल है, रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और एक करंट आई उसके थ्रू फ्लो करवा रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम पीक जो है, करंट भी इसी तरह का रहेगा। जो भी मैंने एसी सिग्नल उसको अप्लाई किया ना, उस करंट की जो मैक्सिमम पीक है वो आई एम है, ठीक है, ये मैंने माना, तो उसकी पीक है आई एम। तो एनर्जी हमें पता है कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होती है, मैक्सिमम एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर हो सकती है वो हाफ एल आई स्क्वायर होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ का ये डेरिवेशन होता है, आपको पता होना चाहिए, हाफ एल इन इंडक्टर, और आई क्या है, आई जो मैक्सिमम उसकी पीक है उसका स्क्वायर, ये उसकी एनर्जी होती है। तो ये तो आ गया कि कितनी एनर्जी मैक्सिमम स्टोर हो सकती है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितनी डिसिपिएट होती है। अब हमें एनर्जी का फार्मूला तो पता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये एनर्जी का फार्मूला होता है। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमने सर्किट लेके चले थे इंडक्टर का सर्किट इस प्रकार से था कि ये इंडक्टर है, ये आर है। अब इसका हम क्वालिटी फैक्टर निकालने जा रहे हैं, तो वो देखते हैं। तो एवरेज पावर जो पी एवरेज हमें पता है, पी एवरेज जो है वो उसका फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, पावर होता है आई स्क्वायर आर। तो आई जो है दैट इज़ एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं तो इसके अंदर एवरेज का जो फार्मूला होता है आई एम बाई रूट 2। ये हम जब रेजोनेंस वाला टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर हम ये सीखते हैं कि जो एवरेज करंट आता है वो आई एम बाई रूट 2 का स्क्वायर। तो जब इसको ये तो पावर आ गई, एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। वन साइकिल का टाइम पीरियड है तो पीरियडिक टाइम फॉर वन साइकिल, उसको हमने टी से डिनोट कर दिया। ओके, तो पावर की जगह ये लिख दिया मैंने, आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, आई एम बाई रूट 2 का स्क्वायर इंटू में आर इंटू में टाइम टी, ठीक है। टी हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम, 1/t। तो टी की जगह 1/f लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने 1/f। तो दोनों चीज़ आ गई मेरे पास एक साइकिल के अंदर जो पावर डिसिपिएशन है वो आ गया, और पिछले मैक्सिमम पावर कितनी उसके अंदर स्टोर हो सकती है, दोनों फार्मूले आ गए, दोनों को मैंने यहाँ रख दिया 2 पाई और ये। अब यहाँ से जब काट पीट के हमारे पास क्या बचा, 2 पाई एफ एल आर। अब ये जो 2 पाई एफ ये है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा जो हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और ये लीनियर फ्रिक्वेंसी एफ। तो 2 पाई एफ होता है, ये हमें पता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है। तो उसकी जगह मैंने ओमेगा लिख दिया, ये हमें पता है। तो ओमेगा एल बाई आर यानी ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्स एल। तो ये फार्मूला आ गया किसका, क्यू का, क्यू इज इक्वल टू एक्स एल बाई आर। ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि क्वालिटी फैक्टर एक इंडक्टर का क्या होता है, एक्स एल बाई आर। ये फार्मूला आप याद रखें कि क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर टू इट्स रेजिस्टेंस। ये फार्मूला होता है इंडक्टर का। तो ये तो हुआ आपके इंडक्टर का केस। अगर हम इसी चीज़ को कैपेसिटर की फॉर्म में भी देखना चाहें तो एक कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटर का क्वालिटी फैक्टर, कि एक कैपेसिटर है आपके पास, आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो कितना अच्छा कैपेसिटर है उसका फार्मूला, उसके क्यू का फार्मूला ये वही होता है जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक्सएल बाई आर लिखा था, इसमें भी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाई इट्स रेजिस्टेंस, ये फार्मूला सिंपल सा होता है। और एक्सी की वैल्यू हमें पता है, एक्सी होता है 1/ωc, ठीक है, 1/ωc। तो ये रख दिया, तो मेरे पास क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला हो गया क्यू इक्वल टू 1/ωcr। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कैपेसिटर का भी देख लिया, क्योंकि कैपेसिटर में भी ये चीज़ आ सकती है आपको पूछने के लिए कि कैपेसिटर का क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला आप डिफाइन करें। तो मैथमेटिकली भी कोई चीज़ का आंसर अगर आप देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो आप इस तरह से अगर सर्किट भी बना देते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पीछे दिखाया था सर्किट इसका, ये वाला, आप ये सर्किट बनाएं और ये कैपेसिटर वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपको, और ये लाइन लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इंडक्टर की जब इंडक्टर को के बारे में अगर आपसे पूछे कि इंडक्टर का जो क्वालिटी फैक्टर उसको डिफाइन करो, तो आप इस तरह का सर्किट बना के और इस तरह एक्सप्लेन करके, अगर आपको डेरिवेशन ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं है तो डेरिवेशन ना बनाए, केवल आप उसको यहाँ तक ही सीमित रखें, डेफिनेशन लिख के, ये फार्मूला लिख के आप खत्म कर सकते हैं। और अगर आपसे ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है तो आप इस तरह से 2 लाइन में डेरिवेशन भी करके दिखा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। क्वालिटी फैक्टर होता है किसी कॉइल के अंदर कितना रेजिस्टेंस आर होता है उसके, और जो आप उसका रिएक्टेंस होता है, दोनों के रेशियो को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। तो ये हुआ आपका क्वालिटी फैक्टर, ठीक है।
अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस क्या होता है। ये अपना दूसरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस का। डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक इंडक्टर किस तरह प्रकार से बनता है, और आपको पैरेलल प्लेट का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो पैरेलल प्लेट में क्या होता है, पैरेलल प्लेट में आपको पता है कि जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है, एक नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, और दोनों के बीच में एक हम मीडियम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इंसुलेटर होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये कैपेसिटर बन जाता है जिसकी कैपेसिटेंस सी होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। ये फार्मूला आपने देखा है, अगर इनके बीच में डी डिस्टेंस अगर हम लोग विलोपित कर डाल देते हैं, सेपरेट करते हैं दोनों प्लेटों को डिस्टेंस डी से, तो क्या होता है, ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। और आपके पास इंडक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास इंडक्टर है, ऐसे ही होता है इंडक्टर। ये आपका मान लो फेराइट कोर है या जो भी कोर है, ये हमारा एक इंसुलेटर, उसके ऊपर हमने एक वायर लपेट दिया तो इंडक्टर बन जाता है, सीधी सी बात है। तो हम देखें जब इसके अंदर हम करंट को फ्लो करवाते हैं, इस वायर में जब हम करंट को फ्लो करवाते हैं तो क्या होता है कि एक तो ये टर्न और ये टर्न, ठीक है। तो जो करंट का डायरेक्शन है यहाँ ऐसे है, और ये करंट यहाँ इस तरह से रहेगा। तो उससे क्या होगा, ये जो एक टर्न है वो तो एक प्लेट का काम करेगा कैपेसिटर की, और ये दूसरा टर्न दूसरी प्लेट का काम करेगा, और इन दोनों के बीच में ये जो आ रहा है, ये वाला गैप आ रहा है, ये गैप वही डी का काम करेगा, ठीक है। और ये जो है मीडियम है, ये इंसुलेटर होता है, हमें पता है। तो देखो एक प्लेट दो प्लेट दोनों के बीच में एक मीडियम या इंसुलेटर है, और दोनों जो टर्न है वो एक डिस्टेंस डी से सेपरेट होते हैं। तो ये आपके लिए एक कैपेसिटर का प्रभाव क्रिएट करेंगे, उसका इफेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। ऐसा ही कैपेसिटेंस अगले दो टर्न के बीच में होगा, और फिर ऐसा ही अगले, फिर अगला ऐसे ही। तो सारे टर्न के बीच में एक छोटा कैपेसिटेंस, छोटे छोटे कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये सारे मिलके एक कैपेसिटेंस, अगर इनका सम देखा जाए, वो एक इफेक्ट जनरेट होगा। तो उस कैपेसिटेंस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होता है। पूरे जो हमारा इंडक्टर होता है उसकी लेंथ पे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है कि दो टर्न पैरेलल प्लेट की अलग अलग प्लेट की तरह एक्ट करेंगे, और उनके बीच में जो है वो उसका वो एक डायलेक्ट्रिक की तरह काम करेगा, बीच में जो इंसुलेटर होता है, और इस तरह से एक छोटा सा कैपेसिटर जनरेट होता है, और बहुत सारे के सारे टर्न के बीच में इन कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मिलता है, और उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस। तो उसी बात को मैंने लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन है कि इन एन इंडक्टर हेयर देयर एग्जिस्ट नंबर ऑफ टर्न, बहुत सारे टर्न होते हैं, और ईच जो टर्न होता है वो पैरेलल प्लेट की एक प्लेट की तरह काम करता है, और उनके बीच का जो मीडियम जो इंसर्ट किया जाता है वो इंसुलेटर की तरह या डायलेक्ट्रिक की तरह काम करता है, और इस कारण से वो एक कैपेसिटेंस का इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और इन्हीं कैपेसिटेंसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टर्न इन ए कॉइल और चौक, एक कॉइल और चौक के टर्न के बीच में जो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस। अब देखते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, ठीक, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस क्या होते हैं। तो देखो कैपेसिटेंस देखा, कैपेसिटेंस के बारे में आपने अभी मैंने बताया आपको, दो प्लेट होती है, दो प्लेटों के बीच में एक इंसुलेटर होता है। ये तो परफेक्ट इंसुलेटर होना चाहिए, इसको ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। आइडियली तो परफेक्ट इंसुलेटर होता है, इट मीन्स इसके अंदर से किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिकल लिंकेज इस प्लेट और इस प्लेट का नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिकली क्या होता है कि इसके अंदर थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण जो ये एनर्जी होती है वो जो इसके तरफ जो फ्लो करती है तो वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि इन ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में देर इज नो फ्लो ऑफ लीकेज करंट, देन देर विल बी नो डाइलेक्ट्रिक लॉसेज, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना संभव नहीं है। तो जब एक एसी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, तो सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है, ये डाइलेक्ट्रिक के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और वो जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। इसी को बोलते हैं दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप इस चीज़ को ईजी वे में लिख सकते हैं, और ईजी वे में मैंने इसको समझाया है कि एक डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है।
तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि ये आपके एक प्लेट होती है कैपेसिटर की एक प्लेट ये है जिसका चार्ज प्लस क्यू है, और एक प्लेट ये है जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में ये आपका एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक हो, परफेक्ट इंसुलेटर हो, लेकिन परफेक्ट आइडियली होता है, प्रैक्टिकली केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके कारण जो इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में जो वेस्ट होती है उसी को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस हैविंग, मान लो कोई कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है C और उसको वोल्टेज V मैंने दी है, और जो मैंने सप्लाई दी है वो AC नेचर की है और उसकी फ्रीक्वेंसी F है। तो जो डाइलेक्ट्रिक पावर लॉस है उसका जो फार्मूला होगा P = VI cos थीटा, ठीक है, VI cos थीटा। तो करंट का फार्मूला तो हमें पता ही है, V वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस VXC, और XC है कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/jωc, ठीक है। तो इसकी जगह अगर मैं I की जगह मैं ये लिख दूँ V/XC, तो V² cos 90-5, और ये क्या आया 90-5, ये मैं आपको अभी समझा दूंगा। और इट इम्प्लाई जो ये जो लॉस है = V²jωc, XC की जगह 1/jωc रखा तो jωc ऊपर चला गया sin phi, ठीक है, cos 90-5 sin phi होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका फार्मूला, जो आपके जो लॉस है डाइलेक्ट्रिक लॉस है उसका फार्मूला, कि किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक लॉस का जो फार्मूला है वो ये होता है V²jωc sin phi। C इज द कैपेसिटेंस, ओमेगा इज द अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, और ये फाई क्या है, ये है लॉस एंगल। और ये लॉस एंगल जो है वो हम निकालेंगे, जो मैं आगे समझाऊंगा आपको क्या होता है लॉस एंगल। तो और इसके बारे में समझते हैं। तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है वो इंक्रीज होता है फ्रीक्वेंसी के साथ, क्योंकि यहाँ देख लीजिए सीधा डायरेक्ट रिलेशन है, लॉस यानी पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर आपके लॉस ज़्यादा होंगे। अप्लाइड वोल्टेज V से भी डायरेक्ट रिलेशन है, तो अप्लाइड वोल्टेज जितनी ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा लॉस, और हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इसका असर तो रहता ही है। तो आपसे कोई पूछे कि जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हैं वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, तो वो जो फैक्टर हैं वो है आपके पास फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ये 4 फैक्टर हैं, 2 इस फार्मूले से आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो हुआ लॉस के अलावा एक फैक्टर और होता है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के अंदर, कि डाइलेक्ट्रिक लॉस कितना है, ठीक है। ये तो आप मैथमेटिकल निकाल ली, इसके अलावा आप उसको टेक्निकली समझेंगे कैसे वो मैं समझा देता हूँ आपको अगर फेजर डायग्राम याद है, फेजर डायग्राम में हमने देखा था कि एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगाने के बाद जब उसका फेजर डायग्राम हम बनाते हैं तो हमें पता है कि ऑलवेज जो कैपेसिटर के अंदर जो करंट है वो लीड करता है आपके वोल्टेज से 90 डिग्री से, ठीक है, लीडिंग होता है 90 डिग्री से। ये आइडियल केस के अंदर होता है कि आइडियल कैपेसिटर जब होता है तब। लेकिन तो डाइलेक्ट्रिक लॉस इज मेजर्ड यूजिंग व्हाट इज नोन एज लॉस टेंजेंट और टेन या टेन डेल्टा, ये लॉस टेंजेंट कहा जाता है। इससे हम जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है उसको कैलकुलेट करते हैं, और ये बताता है कि एक डाइलेक्ट्रिक कितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक है और उसकी लाइफ कितनी हो सकती है, ये इस फैक्टर टेन डेल्टा से मेजर करते हैं। तो इन सिंपल टर्म में कह सकते हैं कि टेन डेल्टा इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द अल्टरनेटिंग फील्ड वेक्टर एंड लॉस कंपोनेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। द हायर द वैल्यू ऑफ टेन डेल्टा द ग्रेटर इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो टेन डेल्टा की वैल्यू जितनी स्मॉल हो उतना अच्छा होता है हमारे लिए वो इंसुलेटर, कि वो इंसुलेटर उतना अच्छा होगा जितना टेन डेल्टा की वैल्यू कम होगी। अब ये टेन डेल्टा है क्या, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो टेन डेल्टा इज कॉल्ड लॉस एंगल और डिसिपेशन फैक्टर टेस्टिंग और लॉस टेंजेंट, ठीक है। ये हमें डिटरमाइन करता है कि डाइलेक्ट्रिक की क्वालिटी कैसी है, ठीक है। जो केबल और जो हमारे जो इंसुलेशन है उसके अंदर हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि कितना अच्छा वो केबल और उसका इंसुलेशन है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट इसमें लगता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें अगर निकालना है कि कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर आ गया, हम डाइलेक्ट्रिक लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हमारे एक कैपेसिटर है, ठीक है, उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस R है, उसका हमने एक सर्किट बना दिया कि कैपेसिटेंस इतना है और ये रेजिस्टेंस है उसका, ओके। जब किसी सर्किट के अंदर हमारे पास केवल कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस होता है, तो केवल कैपेसिटेंस अगर होता तो हमारा जो फेजर डायग्राम है वो ऐसे बनता है, ये IR होता, ठीक है, ओके, और ये IC होता, और ये 90 डिग्री से आपका क्या करता, लीड करता। ये है प्योर वाले के केस में। लेकिन ये जो R आ गया, ये जो लॉ उसके अंदर एक तरह का क्वालिटी फैक्टर डिग्रेडेशन आ गया, और या यूँ कह सकते हैं कि इंसुलेटर के अंदर जो परफेक्ट इंसुलेशन नहीं आया वो इस R के कारण नहीं आया। और इसके कारण क्या है, जो हमारा ये जो लीडिंग एंगल है ये 90 डिग्री ना हो के 90 डिग्री से कम रहता है ये, ठीक है, ओके।
अब 90 डिग्री से कम तो हो गया, लेकिन अब ये जो गैप है 90 और इसके बीच में, 90 और इसके बीच का जो गैप है, यही तो हुआ, यही तो डाइलेक्ट्रिक लॉस हुआ कि इतनी तो कमी है। अगर ये पूरा, ये जो आपको ये टेढ़ा दिख रहा है, ये पूरा 90 डिग्री होता तो परफेक्ट कैपेसिटर हो जाता। वो परफेक्ट कैपेसिटर का मतलब है कि उसके अंदर जो इंसुलेटर यूज़ किया गया है परफेक्ट था, लेकिन ये जो आर फैक्टर आ गया उसके कारण ये जो एंगल है वो कुछ इस तरह का रहता है, डिविएट 90 डिग्री ना होकर 90 से कम होता है, इसलिए उसको 90-5 होता है। 90-5 उसके अंदर जो ये एंगल है। अब ये एंगल निकलेगा कैसे, ये जो डिविएशन है निकलेगा कैसे, वो निकलेगा इस टेन डेल्टा से, ठीक है। टेन डेल्टा, अगर ये मैं टेन डेल्टा निकालना चाहूँ तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है कि सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड आई सी। तो सामने वाली साइड है आई आर और एडजेसेंट है आई सी, ठीक है। इनका रेशियो निकाल लो, आपके पास टेन डेल्टा आ जाएगा, और टेन डेल्टा आते ही आपको डेल्टा निकालने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस कितना हुआ, उसको उसके लॉस एंगल से हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज डेल्टा टेन डेल्टा। ओके, आपको समझ में आ गया कि डाइलेक्ट्रिक लॉस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, ये कंसेप्ट हमने अभी पढ़ लिया। तो ये हमारे तीनों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि हमने अभी क्या इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, किसी इंडक्टर के अंदर उसके इंडक्टेंस के अलावा जो रेजिस्टेंस इनहेरेंट होता है उसके कारण जो उसकी क्वालिटी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं दोनों के रेशियो से, XL/R से। दूसरा हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस कि क्योंकि नंबर ऑफ टर्न होते हैं एक इंडक्टर के अंदर, बहुत सारे टर्न होते हैं, तो टर्न्स के बीच के अंदर जो एक अपीरेंट या यूँ कह सकते हैं एक आभासी कैपेसिटेंस जो जनरेट हो जाता है उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस। और इसी तरह से हमने पढ़ा आखिर में कि डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है, कि किसी कैपेसिटर के अंदर जो इंसुलेटर यूज़ किया जाता है वो परफेक्ट इंसुलेटर ना होके प्रैक्टिकल केस के अंदर उसके में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम उसको अप्लाई करते हैं उसके कारण जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, और उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक लॉस। और इसको जो कैलकुलेट करते हैं कि लॉस कितना हुआ उसको करते हैं टेंजेंट एंगल से, टेन डेल्टा से। और वो कैसे करते हैं कि ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया टेन डेल्टा इज IR/IC, इस प्रकार से हम जो है किसी डाइलेक्ट्रिक की क्वालिटी का पता कर सकते हैं, दैट इज टेन डेल्टा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।